बताओ, आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। ओके ओके ठीक है। अब बच्चों देखो, अभी एग्जाम में पढ़ रहे थे, अब देखो मैं बता रहा हूँ मोनोकार्पिक में हमने पढ़ा, एक वर्ष में पढ़ा अभी। तो मोनोकार्पिक ज्यादातर, पहले बात सुन, मोनोकार्पिक क्या होते हैं? वे पादप जिनके जीवन काल में एक ही बार पुष्प आए। इनमें एग्जाम ले लिया, एक वर्षीय पादपों में भी ले लिया हमने, एक वर्षीय पादप भी मोनोकार्पिक होते हैं और कुछ बहुवर्षीय। अभी मैंने बताया भी आपको, जो मेलाकोना बाम्बूसाइडी यानी बांस, आप सुन रहे बच्चों, आपको बांस की वो प्रजाति है जिसका जीवन काल अगर बात हम करें 40 to 50 या 40 ईयर से ज्यादा होता है, लेकिन इसके जीवन काल में केवल ये हमेशा कायिक अवस्था में रहता है। यह अवस्था अपने पूरे जीवन में कायिक अवस्था में रहता है, केवल एक बार इसमें पुष्प आता है, एक बार, ओनली वंस टाइम इन होल लाइफ। आप समझ, जबकि है कितने साल का? 40 से 100 साल के बीच है, 40 से 100 साल तक का है, लेकिन ये ज्यादातर अपने जीवन में कौन सी अवस्था में रहता है बच्चों? कायिक। और कायिक अवस्था के बाद में एक बार इसमें पुष्प आता है, फिर उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। और एग्जाम्पल क्या लिखा मैंने आपको? क्या कुछ क्या बहुवर्षीय पादप भी मोनोकार्पिक होते हैं क्या? हाँ, अरे एक वर्ष तो होते ही है। उसी प्रकार से एक और पादप है नीला कुरंजी। बच्चों नीला कुरंजी अपने में वो पादप है, ये भी पेरिनियल है, पेरिनियल मतलब बहुवर्षीय है। इसमें भी बच्चों जीवन में एक बार, यानी इसमें भी लगभग 12 यानी 12 वर्ष के अंतराल, यानी 12 वर्ष के अंतराल, यानी 12 वर्ष के अंतराल में इसमें पुष्प आते हैं 12। और ये ज्यादातर साउथ में पाया जाता है, जैसे कि केरल है, कर्नाटक है, तमिलनाडु, सुन रहे हो क्या? यहाँ पर ज्यादा पाया जाने वाला एक पादप है। जब इसमें पुष्प आते हैं बच्चों, तो चारों तरफ पूरा का पूरा जो एरिया होता है, पूरा का पूरा पुष्पीय रंगीन हो जाता है, नीला लाल ऐसे बिल्कुल कलरफुल हो जाता है। इसमें लास्ट जो पुष्प आए थे बच्चों, जो लास्ट की बात हम कर रहे हैं 2006 के बाद, यानी 12 वर्ष, तो 2006 के बाद में इसमें भी 2018। अब 2018 के बाद अब इनमें जब दोबारा पुष्प आएंगे तो लगभग 12 साल, यानी 2028 में जाकर 2030 में इसमें पुष्प आएंगे। आप सुन रहे हो क्या? और जब कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु की बात हम करें, बरसात सीजन से इसमें पुष्प आते हैं, तो बच्चों सैलानियों की, पर्यटकों की तादाद इन राज्यों में बढ़ जाती है। आप इतना मुझे अपेक्षा है तुम समझ में आ रहे हो। नीला कुरंजी में कितने वर्ष से पुष्प आते हैं? 12 वर्ष में, 12 वर्ष के बाद। ओके बच्चों, समझ आ रहा है क्या? समझ आ रहा है? ठीक है। उसी प्रकार एग्जाम्पल आप ऐसे याद कर सकते, जैसे हमारे देश के अंदर आप बच्चों जानते हो कुंभ सबसे बड़ा हिंदू धर्म का एक आयोजन है, और राइट। और कुंभ की बात हम करें, कुंभ का मेला 4 स्थानों पर बढ़ता है। और आवाज आ रही है? चालू कर रखा बच्चों? आप मेरा काम कर दो ना फिजिक्स को। अरे कोई ऑडियो चालू कर। खुशबू हाँ ऑडियो बंद कीजिए आप लोग। एक्वा पावर आईडी, ये कौन है? एक्वा पावर एचडी। आवाज आ रही है यहाँ तक आपको? यस सर। यस सर। ओके ठीक है। यस सर। आपने ऑडियो को बंद कर दिया आपने। अब ध्यान दो, नीला कुरंजी में 12 वर्ष के अंतराल से पुष्प आते हैं। इसके एग्जाम्पल रख सकते हैं, जैसे कुंभ का आयोजन एक स्थान पर 12 वर्ष के बाद उसका नंबर आता है। ये ध्यान दो, आप समझ आना चाहिए, 4 साल के अंतराल से बढ़ता है। तो वैसे एग्जाम्पल आप याद करें नीला कुरंजी में। अब आप आ जाइए मोनोपोलीकार्पिक। ये मैं किसकी बात चल रही है? पुष्पी पादप पुष्पान। अब पोलीकार्पिक क्या होंगे? पोलीकार्पिक वे वे पादप जिनके जीवन काल में, यानी जिनके जीवन काल में कई बार पुष्प आते हैं, कई बार पुष्प आते हैं, हर बार आते हैं निश्चित समय, लेकिन कब? निश्चित समय के बाद। लेकिन पुष्प उनमें कब आएंगे बच्चों? प्रजनन अवस्था में, यानी कायिक अवस्था के बाद आएंगे, लेकिन कई बार आएंगे। इसमें एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, जैसे कि बहुवर्षीय की बात हम करें, बहुवर्षीय में आम है, आम की बात हम कर सकते हैं। आम है, अमरूद है, सेब है, ओके, अनार है, ये आप सब जानते होंगे। इनमें यूं कह सकते हैं एक निश्चित, हर प्रजनन अवस्था के बाद इनमें निश्चित समय के बाद में यूं कह सकते सतत क्या आते रहते बच्चों? पुष्प आते, प्रतिवर्ष पुष्प आते हैं, प्रतिवर्ष पुष्प आते हैं। अब तो आगे समझे। और ये कैसे? बहुवर्षीय है।
तो अपेक्षा करता हूं आम है, अमरूद है, सेब है, अनार, इनमें आपने देखा होगा कि इनमें प्रजनन अवस्था के बाद निश्चित मौसम के अंदर, किसमें बच्चों, निश्चित मौसम में इनमें क्या होता है, पुष्प लगते हैं। ये तो मुझे अपेक्षा तुम लोग समझ पाओगे। ओके, या तो समझ आ गया? यस सर। अब ये एग्जाम्पल तो हमने दे दिया पादप प्रजनन का। अब हम बात करें जंतु प्रजनन। अब देखो जो जंतु प्रजनन, ये पहली बात हम फट कौन सी रहे हैं, प्रजनन अवस्था पढ़े, यानी हम प्रजनन अवस्था पढ़े। प्रजनन अवस्था हमने पहले किसे पढ़ी, पादपों में, अब किसे पढ़े, जंतु में। अब जो जंतु में प्रजनन अवस्था पहली बात तो कब आएगी, किशोर अवस्था के बाद आएगी। ओके, इस अवस्था के अंदर जो जंतु होते हैं वो प्रजनन करके नवीन संततियों को जन्म देते हैं। राइट बच्चों? अब जंतु प्रजनन में इनको हमने दो प्रकार बांट लिया, एक तो बांट लिया सीजनल ब्रीडर, एक बांट लिया हमने कंटिन्यूस, यानी ये भी दो प्रकार के होते हैं। अभी आपने बच्चों पुष्पी, अभी आपने पादपों में देखा कि पादपों में जब पुष्प आएंगे तभी तो जन्म करेंगे। तो पुष्प के आधार पर उनको हमने कितने भागों में बांटा, दो प्रकार, मोनोकार्पिक और पॉलीकार्पिक। मोनोकार्पिक कौन, वे पादप जिनमें जीवन काल में एक ही बार पुष्प आता है, अगर बात हम करें जो मैंने एग्जाम दिया आपको। और ये ज्यादातर कौन होते हैं, एक वर्षीय, लेकिन कुछ बहुवर्षीय पादप भी मोनोकार्पिक होते हैं। एग्जाम बता दिया हमने, बांस, ओके, बेम्बू, और किसे बताया मैंने आपको, नीला कुरंजी। पॉलीकार्पिक की बात हम कर रहे हैं, उसमें बता दिया जिनमें आम आता है, ओके, और इनमें बहुवर्षीय होते हैं और एक वर्षीय। एक वर्षीय में आप एग्जाम ले सकते हैं बैंगन, खीरा, ककड़ी, इनमें क्या होते हैं, कई बार पुष्प आते रहते हैं। ओके, अब जंतु में बात हम करें, जंतु प्रजनन वाले प्राणी को हमने बांट लिया दो प्रकार का। एक तो कौन से होते हैं, मौसमी प्रजनक, मतलब सीजनल, और दूसरे कौन से होते हैं, दूसरे एग्जाम्पल कौन सा है, मैं यहां लिख रहा हूं, दूसरे कौन से बच्चों, सतत प्रजनक। अब बात आती है मौसमी प्रजनन क्या होते हैं, वे प्राणी जो अपने जीवन, यानी जो एक निश्चित मौसम में, यानी एक वर्ष में एक ही बार प्रजनन करते हैं, एक ही बार प्रजनन करते हैं। अगर आप समझ पा रहे हैं तो, जैसे मेंढक की बात हम करें, छिपकलियों की बात हम कर सकते हैं, आप समझ पा रहे हैं क्या, यानी हिरण की बात हम करें, ये ऐसे प्राणी जो अपने प्रजनन काल में, पहली बात सुनो, ये प्रजनन साल में केवल एक ही बार करेंगे, और कब करेंगे, अपनी प्रजनन अवस्था में करेंगे। मतलब ये नहीं कि अपनी किशोर अवस्था में कर लेंगे, यानी प्रजनन अवस्था आने के बाद ये एक निश्चित मौसम में एक ही बार प्रजनन कर, जैसे कि मेंढक की बात हम करें, ये बरसात में ही ब्रीडिंग करते हैं, राइट। उसी प्रकार हिरण की बात हम करें, उसी प्रकार अगर बात हम करें छिपकली की बात हम करें, तो ये है तो बहुवर्षीय, लेकिन ये साल में एक वर्ष के एक निश्चित सीजन में ही अपने मेल पार्टनर के साथ ब्रीडिंग करते हैं। ओके बच्चों, इन्हें क्या बोलेंगे, मौसमी प्रजनक। मुझे अपेक्षा है तुम समझ आ गए होंगे। वे बहुवर्षीय जंतु जो अपने प्रजनन अवस्था में एक वर्ष में केवल एक ही बार ये जनन क्रिया करते। यहां तक तो मुझे अपेक्षा तुम लोग समझ में आ गया होगा। मेंढक, छिपकली, मेंढक। अब सतत में आ जाओ, कंटिन्यूस क्या होगा, कंटिन्यूस प्रजनन क्या होंगे, वे प्राणी जो अपने, ये भी प्राणी जो सतत प्रजनक भी प्रजनन कब करेंगे, प्रजनन अवस्था के बाद। ये तो ध्यान दिए, तो पक्का हो गया कि प्रजनन अवस्था में ही रिप्रोडक्शन होगा। अब या तो साल में एक बार निश्चित मौसम में होगा, या फिर सतत। तो सतत क्या होंगे, वे प्राणी जो अपनी प्रजनन अवस्था आने के बाद, प्रजनन अवस्था के आने के बाद किसी भी समय, यानी हर समय प्रजनन करके नवीन संतति जन्म दे सकते हैं। अगर बात तो अधिकांश पक्षी है, गाय है, भेड़ है, बकरी है, मानव है, बंदर, यानी ये सतत प्रजनन करते हैं कि ये निश्चित मौसम या निश्चित सीजन में ही गर्भ या जनन क्रिया नहीं करते। लेकिन ये जनन क्रिया कब करेंगे, ये तो पक्का जी प्रजनन अवस्था के बाद। ओके, ले प्रजनन अवस्था के बाद की बात हम करें तो इन्हें सतत क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनमें प्रजनन अवस्था के बाद ये पूरे वर्ष या निश्चित समय में गर्भ के लिए तैयार रहते हैं। उसका एग्जाम्पल अगर बात हम देखो, इसका एग्जाम्पल अगर हम लोग लेवें तो यूं कहते दुधारू पशु की बात हम कर सकते हैं, मधुमक्खियों की बात हम कर सकते हैं, मानव की बात हम कर सकते हैं, खरगोश की बात कर, चूहे की बात कर सकते हैं। ये सब के सब कौन है, सतत है। आप समझ में आ रहा हो बच्चों। उसका एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, इसका एग्जाम्पल मैं बात करता हूं यहाँ पर मुर्गी की। ध्यान सुनना, जो बच्चों मुर्गी अपने आप में, जो मुर्गी आपने देखो, मुर्गी पालन की बात हम करते हैं, तो ये मानव कल्याण के लिए अगर किसी जंतु के प्रजनन का सबसे ज्यादा शोषण अगर कहीं होता है तो वो मुर्गी पालन का एग्जाम्पल ले सकते हैं। आप समझो मेरी बात, जो प्रकृति में प्रत्येक जंतु दूसरे जंतु पर निर्भर रहता है, ये तो हमने सुना था,
लेकिन प्रकृति में सबसे ज्यादा मानव उपयोग या मानव कल्याण के लिए किसी जंतु का सबसे ज्यादा अगर शोषण होता है तो वो मुर्गी का होता है। क्यों? क्योंकि मुर्गी फार्म में मुर्गी अपने आप में पहली बात तो सतत प्रजनक है, इसीलिए मादा मुर्गियों से नर मुर्गियों का ब्रीडिंग करवा के हम पूरे 12 के 12 महीने उनसे अंडे प्राप्त करते हैं। इसका मतलब मानव अपने कल्याण उपयोग के लिए मुर्गियों का प्रजनन क्रिया करने के लिए क्या कर रहा है बच्चों? शोषण कर रहा है। तो ये एग्जाम्पल हो गया कि मानव द्वारा सबसे ज्यादा अगर किसी जंतु का शोषण अगर होता है प्रजनन के लिए तो मुर्गी का। क्यों? क्योंकि मुर्गी फार्म के जो मालिक होते हैं वो क्या कहते हैं, ज्यादा से ज्यादा मुर्गियों का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए मादा मुर्गियों का पूरे 12 महीने तक ब्रीडिंग करवाते हैं। अब मेरी बात समझ आ रहा होगा आपके? तो ये किसका एग्जाम्पल आ गया? अति शोषण, प्रजनन में अति शोषण का उदाहरण आ गया मानव द्वारा। तो आप समझ पा रहे होंगे। इसलिए मुर्गी फार्म की बात हम करें, मुर्गी फार्म में हम प्रति वर्ष या प्रति माह क्या प्राप्त कर सकते हैं? अंडे। और अंडे प्राप्त कब होंगे? जब मादा मुर्गी और नर मुर्गी में क्या होगा बच्चों? नर में क्या होगा? प्रजनन होगा। इसका मतलब किसका एग्जाम्पल आ गया? सर उसी पर मानव की बात हम करें। क्या मानव मादा, जो पहली बात सुनो, मानव मादा की बात हम लोग कर रहे हैं, इतना ज्यादा जानने का होता है। मानव मादा भी अपने आप में कौन बच्चों? सतत प्रजनक है। क्योंकि मानव में भी मादा जो होती है, विश्व की जितने भी मादा है या विश्व में जितने भी संतान उत्पन्न होते हैं, क्या वो एक निश्चित सीजन में थोड़ी होते हैं? अगर ऐसा होता तो हम सभी का बर्थडे या सभी का जो जन्म है वो एक ही निश्चित मौसम में होता है, लेकिन ऐसा नहीं। गाय है, भेड़ है, दुधारू पशु है, ये सब किसके एग्जाम्पल आ गए बच्चों? सतत प्रजनक के। मुझे अपेक्षा तुम लोग ये यहाँ तक तो क्लियर हो गया क्या? Yes, sir. बच्चों यहाँ तक तो क्लियर? सर। ओके। Yes, sir. Yes, sir. अरे ये ऐसे कोई रो रो के कैसे बोलते हैं यस सर? एक फ्लो बोल दिया करो तुम लोग, कहीं तो बहुत ज्यादा डिफरेंस जाके बोलते हैं। अब सुन ले, लास्ट एंड फाइनल टॉपिक कर बता रहा हूं। अब अगली अवस्था कौन सी आती है? अब ध्यान दो, मानव की बात हम करें तो मानव, हम लोग अपने आप में कौन प्राणी बच्चों? स्तनधारी है। और अपरास्तनधारी प्राणियों में, अपरास्तनधारी प्राणी में क्या होता है बच्चों? हर वो प्राणी जिनमें भ्रूण का विकास मादा शरीर के अंदर होता है, अपरा का निर्माण होता है, प्लेसेंटा। लेकिन अपरास्तनधारी प्राणियों के अंदर ही बच्चों एक निश्चित प्रजनन काल के बाद में एक प्रजनन अवस्था है, जनन अवस्था आती है। ध्यान सुनना, इन प्रजनन अवस्था या इन्हें जनन काल या जनन चक्र, मैं एक बार फिर कह रहा हूं, अपरा स्तनधारी, अपरा स्तनधारी में कौन बच्चों? सबके सब कौन आ जाएंगे? मैमल्स आ जाएंगे। ये ध्यान सुनना, सब स्तनधारी, गाय, भेड़, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, चूहा, गिलहरी, हाथी, सब आ रहे हैं। ये सभी के सभी प्लेसेंटा जो मैमल्स एनिमल्स है, इनमें प्रजनन अवस्था में जनन क्रिया के लिए एक निश्चित प्रकार यानी साइकिल्स आते हैं, ये चक्र जिन्हें बोलते हैं जनन, रिप्रोडक्टिव साइकिल। और देयर आर टू रिप्रोडक्टिव टाइप साइकिल्स। फर्स्ट है मध्य चक्र और दूसरा है रज चक्र। तो इसमें ज्यादा टाइम ना खराब करते हुए, यानी जनन चक्र। और ये जनन चक्र बच्चों किसके लिए आवश्यक है? ये जनन चक्र किसके लिए आवश्यक है? जनन के लिए। क्योंकि इसी चक्र में ही कोई मादा नर के साथ सहवास को लेकर तैयार होती है, लेकिन इसकी आवश्यकता या इसका होना प्रत्येक मादा के लिए आवश्यक है नहीं। अब ध्यान दो, जनन चक्र दो प्रकार होते हैं। पहला होता है बच्चों मध्य चक्र, जल्दी जल्दी इसमें लिख सकते हैं, मध्य चक्र यानी ऑस्टर साइकिल। ऑस्टर साइकिल पहले दो मध्य चक्र की बात हम करें, ये एक्चुअली किन आता है बच्चों? नॉन प्राइमेट्स, नॉन प्राइमेट्स यानी गाय, भेड़, बकरी, कुत्ता, गाय, भेड़, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, चूहा, हाथी, घोड़े, सब में। और दूसरा जो चक्र वो कौन सा है? रज चक्र। रज चक्र बोलते हैं मेंस्ट्रुअल। ओके, ये हम पढ़ेंगे। आर्थ चक्र बोलते हैं। ये चक्र आता केवल मादा बच्चों कौन सी मादाओं में? प्राइमेट्स मादाओं में। ये ध्यान दोगे। लेकिन सबसे पहली बात ध्यान सुन ली, ये सबके प्राणी पहले कौन है? अपरा स्तनधारी है। ये सबके स्तनधारी है। सभी स्तनधारी मादाओं में क्या एक ही जनन चक्र आता है क्या? नहीं नहीं नहीं, मध्य चक्र और रज चक्र। रज चक्र आता है मानव मादा यानी प्राइमेट्स मादा। और प्राइमेट्स हमारा गण है बच्चों, हमारे स्तनधारियों का वर्ग का ही गण है। ओके, तो गण की बात हम, इसमें कौन कौन आएगा? मानव, चिंपैंजी, बंदर, एप्स, लंगूर, ये इसमें शामिल होंगे। समझ आ गया? होगे यानी प्राइमेट्स गण की मादाओं को छोड़कर बाकी मादाएं जो बच रही, गाय, भेड़, बकरी, सुअर, घोड़े या जो भी है, उन मादाओं में कौन सा जनन चक्र आता है? मद आता है। और प्राइमेट्स में आता है रज। इतना हम पढ़ेंगे। एग्जाम में बता दिए, मानव, बंदर, चिंपैंजी, एप्स और लंगूर। आप लोग अपेक्षा लिख लिया होगा।
ये इसको डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे थर्ड चैप्टर में, अभी आवश्यकता तो नहीं है। अब जो क्लास भी खत्म होने वाली, सर की क्लास चालू हो गई, अब ये खत्म हो गया। अब ये आपको बता दिया कि अब ये जनन जो चक्कर, इनको आप आगे बढ़ेंगे। लेकिन कुल मिलाकर मध और रज चक्कर में भी डिफरेंट होता है। इसी चक्कर में जो मध चक्कर जब आता है किसी मादा में, जब मध आता है गाय भेड़, तभी वो नर के साथ सहवास करती है। ये ध्यान सुनिए, गाय भेड़ बकरी आदि में जब हीट पीरियड आता है, तो इस दौरान मादा का शरीर का ताप बढ़ जाता है, और उसी दौरान उसका जो पालक है, उसका जो मालिक है, वो उस मादा पशु का एक नर पशु के साथ या तो प्राकृतिक तरीके से या डॉक्टर को बुलाकर कृत्रिम वीर्य सेचन क्रिया द्वारा उस दुधारू पशु को गर्भित करवाता है। राइट सर? और वो उसका कौन सा टाइम होता है? मध पीरियड होता है। लेकिन रज चक्कर जो मादाओं में आता है, जिनकी बात हम करें, मानव की बात हम करें, इनमें किसी प्रकार से बॉडी का तापमान नहीं होता है। ये मध के दौरान, यानी ये नर के साथ किसी प्रकार फिजिकल अट्रैक्शन को लेकर तैयार नहीं होता। तो देयर आर ए सेट ऑफ डिफरेंस बिटवीन ईच अदर, तो हम लोग पढ़ेंगे, अभी ज्यादा डिटेल में जाएंगे। अब जीवन की लैंगिक अवस्था में सबसे आगे होता कौन सी आगे बच्चों? जीर्ण अवस्था। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था जीर्ण अवस्था, अभी मैंने बताया आपको अवस्था 3 बताई मैंने आपको अभी तक। कौन कौन पहले कौन सी अवस्था बताई बताओ? सबसे पहली अवस्था मैंने पढ़ी किशोर अवस्था, दूसरी पढ़ी प्रजनन, और पढ़ा जीर्ण। अब सुनो जल्दी, तो जीर्ण अवस्था क्या होती है? जीवन की वह अवस्था जो वर्धावस्था और मृत्यु के बीच आती है। अब आपको सब पादप वर्धावस्था कैसे आती है? पादपों की वर्धावस्था, जैसे कोई पादप, ध्यान दीजिए, एक वर्ष पादप बात हम कर, जैसे कोई फसल आपकी सूख कर यानी पक कर सूख गई, यानी वो कौन सा होता है? जीर्ण। अब उसको काटते हैं, देखा ना बच्चों ने, गेहूं जो चना देखा ना, तो जीर्ण अवस्था क्या होती है? मृत्यु के और वर्धावस्था के बीच आती है। इस अवस्था में पादपों के, जंतु के शरीर के सभी जो भाग होते हैं, उनकी वृद्धि उपापचय क्रिया कम हो जाती है। जैसे हम लोग मानव की बात हम करें, जीर्ण अवस्था मृत्यु अवस्था के ठीक पहले की है, और वर्धावस्था के बाद। इस अवस्था में शरीर के सभी भागों में, लीवर, किडनी, पैंक्रियास, त्वचा आदि सभी अंगों की उपापचय क्रियाओं में कमी आने लगती है। जो दिखाई कम देना, त्वचा में झुर्रियां पड़ जाना, चलने में तकलीफ हो जाना, श्वास में तकलीफ हो जाना, भोजन सही से नहीं पचना। अरे सुना ना आपने? एजिंग अवस्था, ओल्ड एज अवस्था जानते हो बच्चों? अरे आवाज आ रही क्या? एजिंग अवस्था क्या है? जीर्ण अवस्था क्या है? किसी पादप की जीर्ण अवस्था क्या होती है? जैसे कि कोई वृक्ष सूख रहा है और सूख कर बिल्कुल सूख गया, इसका मतलब क्या हो गया? वो मरने के पहले जब सूखना शुरू होता है तो उसे क्या बोलते हैं? जीर्ण। और जब हम उसको काट लेते हैं तो वो क्या हो गया? मर गया। तो ऐसे आप फसल को कब काटते हो? फसल को कब काटते हो? क्या फसल को आप बिना पके काटते हो क्या? नो सर। समझो बच्चों आप लोग। तो वही मैं कह रहा हूं कि जब कोई एक वर्ष बाद हर प्राणी के जीवन काल में मृत्यु आती है, तो मृत्यु के ठीक पहले की अवस्था कौन सी है? जीर्ण अवस्था। जैसे मानव की बात हम करें, 60 साल का अवस्था क्या कहलाती है बच्चों? बुढ़ापा। तो 60 से 80 साल बुढ़ापा, तो 80 साल के बाद में, हालांकि अब तो मानव की एज घट रही है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि आज 60 साल के बाद में ही व्यक्तियों में जीर्ण अवस्था शुरू हो जाती है क्या? हाँ। और जीर्ण अवस्था में क्या होता है? शरीर के सभी अंगों की उपापचय क्रियाओं में आकारिकी में परिवर्तन। अब आपने बोला आकारिकी कैसे? क्या एजिंग अवस्था, पहले बात सुनो, जीर्ण अवस्था किसके पहले मृत्यु और किसके बाद है वर्धा? इतना भी तुम्हारा दिमाग में नहीं बैठ रहा कि? और जीर्ण अवस्था के शरीर के सभी उपापचय क्रियाओं में गिरावट आने लगती है। इसका एग्जाम्पल मैं आपको सीधा बता रहा हूं, जैसे कि आपके दादाजी की बात हम कर रहे हैं, या 60 से 80 साल के बीच में जो व्यक्ति, 80 साल मानो आप, तो 80 साल के अंदर उनकी त्वचा झुर्रियां आ जाती है, झुर्रियां पड़ जाती है ना, चलने में तकलीफ होती है, शरीर झुक जाता है ना? तो वही चीजें, तो ये इसका अर्थ है वो कौन सी फेज में चल रहे हैं? जीर्ण। अब आपने कहा सर पादपों में जीर्ण अवस्था कैसे देखें? तो मैंने कहा कि आपकी जिम्मा कोई भी पादप है, सूख रहा है, अब उसमें आप कितने पानी डाल लो, कितने खाद डाल दो, अब वो वृद्धि नहीं करे, मतलब वो जीर्ण है। ओके। और जीर्ण का अर्थ है कि अब वो कुछ दिनों बाद में क्या हो जाएगा? मर जाएगा। तो अपेक्षा करता हूं ये चैप्टर फिनिश हो गया। थैंक यू वेरी मच बच्चों। इसको कंप्लीट नोट्स बनाना, और पर डे की मैं आपको रोज कहता हूं कि आप पर डे 10-12 क्वेश्चन बनाओ, या बनाते नहीं है। जो काफी बच्चे तो अभी हो गए थे, डिस्कनेक्ट भी हो गए, चलो कोई बात नहीं। मैंने कहा था, मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा था कि सभी बच्चे इस एज में, जो टीनेज फेज के अंदर, सभी का रिएक्ट एक जैसा होगा क्या? नो नो नो। अब तो समझो मैं जो कहना चाह रहा हूं, अगर सभी में एक होता तो सभी का रिजल्ट एक आता, सभी का सब्जेक्ट एक होता, सभी की पढ़ाई एक होती, लेकिन ऐसा नहीं होता। थैंक यू वेरी मच बच्चों। गुड आफ्टरनून, मिलते हैं कल। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। चैप्टर चालू शुरू करो। पूछा है आप इस चैप्टर, कौन सा चैप्टर चालू कर लेंगे बच्चों? पढ़ना तो हमें 16 चैप्टर है, ठीक है? आप इस चैप्टर जो चैप्टर हमने पढ़ा दिया उसको फिनिश करें, उसके नोट्स बनाएं और फिर तैयार करें। और मैंने बताया था आपको डर वाली बात, उसको डर नहीं लगे आपको, तो इसके लिए आप तैयारी करते हैं। थैंक यू वेरी मच। ओके बच्चों। ओके सर, बाय।